अप्रैल 1680। एक ऐसा काला दिन जिस दिन पूरे भारतवर्ष ने अपना राजा खो दिया। कहानी तब की है जब महाराज के बाद स्वराज्य अकेला पड़ गया था। अगले छत्रपति कौन बनेंगे, इसके लिए कूटनीति चल रही थी, लेकिन अंत में छत्रपति वो ही बने जो उसके लिए योग्य थे, यानी छत्रपति संभाजी महाराज। इधर औरंगजेब बहुत खुश था क्योंकि उसके रास्ते का कांटा यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब नहीं थे और अब औरंगजेब को लगता था कि स्वराज्य को मिटाना आसान होगा। इसीलिए उसने अपने अन्य सभी दांव पेंच रोक दिए और शहाबुद्दीन को रायगढ़ की तरफ गूंज करने को कहा। शहाबुद्दीन अपने साथ हजारों सैनिक, हाथी और तोफगोला लेकर रायगढ़ की तरफ बढ़ने लगा। रायगढ़ में तब छत्रपति संभाजी महाराज और सरसेनापति हंबीरराव मोहिते थे। हंबीरराव के पहले प्रतापराव गुजर सरसेनापति थे, लेकिन बहलोल खान के साथ हुए युद्ध में प्रतापराव वीर गति को प्राप्त हुए थे और उसी लड़ाई में हंबीरराव ने बड़ी ही पराक्रम के साथ बहलोल खान और मुगल सैनिकों को हराया था और इसीलिए अब हंबीरराव मोहिते सरसेनापति थे। शहाबुद्दीन अब स्वराज्य की सीमा के पास पहुंच चुका था। अपनी पिछली रामशेज की लड़ाई में मिली हार से शहाबुद्दीन मराठों को अच्छे से जान चुका था। वो जानता था कि मराठों को सिर्फ शक्ति से मिटाना संभव नहीं है, इसीलिए इस बार उसने काफी बेहतरीन दांव सोचा था। उसने स्वराज्य की सीमा पे तैनात कुछ सैनिकों को वतन का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और महाराज से गद्दारी करने के लिए मजबूर किया और इस तरह से बिना किसी को मालूम हुए वो और उसकी सेना स्वराज्य के भीतर घुस गई और जल्द ही कुछ दिनों बाद शहाबुद्दीन कोंकण से होते हुए रायगढ़ के समीप पहुंचा। शहाबुद्दीन को ये पता नहीं था कि रायगढ़ में छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हंबीरराव मोहिते भी मौजूद है और इसी गलत फहमी का फायदा उठाकर उसने अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी को एक गांव पर हमला करने भेजा और स्वराज्य में शुरू हुआ मौत का तांडव। मुगल सैनिक मासूम लोगों पर अत्याचार करने लगे, उन्हें मौत के घाट उतारने लगे। उन्होंने लोगों को लूटा, मंदिरों को तहस नहस किया, गांव की महिलाओं की इज्जत तक लूटी, गांव को जलाया और एक ऐसा खौफ का मंजर बना दिया जिससे स्वराज्य के लोगों का उसके राजा से भरोसा उठ जाए कि ये हमारी रक्षा नहीं कर सकते। जल्द ही ये बात महाराज तक पहुंची और जैसे ही महाराज ने ये बात सुनी वो गुस्से से भर गए और उन्होंने ठान लिया कि अब इस शहाबुद्दीन का अंत करने का समय आ चुका है। उन्होंने हंबीरराव जी से पूछा कि रायगढ़ में कितने सैनिक मौजूद है। हंबीरराव जी ने कहा कि लगभग 15,000 सैनिक हैं और बाकी के सैनिक स्वराज्य की सीमा की रक्षा में और रसद भेजने और मुगलों की लूट को राजधानी तक पहुंचने में व्यस्त है। लेकिन महाराज ने कुछ समय विचार किया और कहा कि उनकी सेना यहां तक पहुंची कैसे और उनके आने की खबर हमें अब तक मिली क्यों नहीं और रायगढ़ ही क्यों। तब हंबीरराव जी ने कहा कि राजे, उन्हें लगता है कि आप अकेले राजधानी पर हो और अगर राजधानी को कब्जे में किया जाए तो पूरे स्वराज्य को जितना आसान होगा। तभी महाराज ने कहा कि इससे पहले वो किसी और गांव पर हमला करे और मासूमों की जान ले, हमें इस नाक का फन कुचलना होगा। हंबीर मामा, आप हमारी फौज को तुरंत वापस बुलवाइए। तभी हंबीरराव जी ने कहा कि महाराज, अगर उन्हें यहां बुलाया तो स्वराज्य की सीमा पे पहरेदारी कम हो जाएगी।
किंतु आप चिंता मत कीजिए महाराज, किले पे अभी 15,000 सैनिक है। मैं उन्हीं के साथ उस शहाबुद्दीन से युद्ध लड़ूंगा। महाराज ने कहा कि हम्बिर मामा, हमारे 15,000 सैनिक उनके इतने ज्यादा सैनिकों के आगे कैसे? तब हम्बिर राव जी ने कहा कि आप मुझ पर विश्वास रखिएगा राजे, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हम कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे कि वो शहाबुद्दीन टिक नहीं पाएगा। महाराज ने कहा कि अगर आप पर नहीं तो और किस पर विश्वास रखूंगा मामा, हमें तो अपने लोगों ने ही कैद कर दिया था। ठीक है मामा, आप अपनी रणनीति बनाइए और उस शहाबुद्दीन को दिखा दीजिए कि स्वराज्य की तरफ आंखें उठाने वाले की आंखें निकाल दी जाएगी। तब तक मैं स्वराज्य की सीमा को और मजबूत कैसे बनाया जाए ये देखता हूं। महाराज के साथ हुई बातचीत के बाद हम्बीर राव जी ने कई मराठा सरदारों को अपने साथ ले लिया, जिसमें रूपाजी भोसले भी शामिल थे। सैनिकों के साथ मिलकर हम्बीर राव ने शहाबुद्दीन के विरुद्ध रणनीति बनाई। सैनिकों की 2 टुकड़ियां बनाई गई। एक टुकड़ी का नेतृत्व हम्बीर राव तो दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व रूपाजी कर रहे थे। हम्बीर राव जी ने रूपाजी से कहा कि रूपाजी, इस शहाबुद्दीन के हमला करने का तरीका काफी अलग है। वो अकेला एक टुकड़ी के साथ अपने खेमे में रुकता है और अपने कुछ सैनिकों को गांव पर हमला करने भेजता है। लेकिन अब हम उन्हीं के पैंतरे उन्हीं पे अपनाएंगे। जब गांव पर हमला होगा तब रूपाजी, आप अपनी टुकड़ी के साथ उन पर बाहर से हमला करना। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हमारी फौज बहुत बड़ी है। एक तरफ तुम गांव में उनसे लड़ रहे होगे और इस तरफ हम अपनी टुकड़ी के साथ शहाबुद्दीन के खेमे पर हमला करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। तुम गांव में मुगल सेना को उलझाए रखना। हम्बीर राव जी की इस रणनीति को सुनकर रूपा जी ने तुरंत हामी भरी और ये रणनीति छत्रपति संभाजी महाराज को भी बहुत पसंद आई। रणनीति के मुताबिक हम्बीर राव जी ने और रूपा जी ने शहाबुद्दीन और उसकी सेना पे हमला कर दिया। मराठाओं में और मुगलों में बहुत बड़ा युद्ध होने लगा। मराठा मुगलों पर मृत्यु बनकर टूट पड़ रहे थे। मुगल सैनिक अपनी तलवारों से हमला करे उससे पहले मराठा सैनिक अपनी तीर कमनों के साथ उन पर हमला करके मार रहे थे। गुस्से में शहाबुद्दीन ने अपने एक सैनिक से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब उस सैनिक ने कहा कि कोई हम्बीर राव है जिसने ये हमला किया है और उस संभाजी ने इसे हमारे खिलाफ लड़ने के लिए भेजा है। शहाबुद्दीन ने कहा कि ना मुराद, ये यहाँ कैसे आया? रायगढ़ में तो सिर्फ वो संभाजी था ना, तो ये कैसे यहाँ आया? कैसे निपटे इस हम्बीर राव से? इसने तो उस बहलोल खान को भी नहीं बख्शा था और इसी ने रामशेज की लड़ाई में मुझे शिकस्त दे के हराया था। लेकिन कोई बात नहीं, आज ये मराठे बच नहीं पाएंगे। तभी हम्बीर राव जी ने शहाबुद्दीन पर हमला किया और उससे लड़ने लगे। इधर जंग में मराठा सैनिक मुगलों पे भारी पड़ रहे थे। यह देखकर शहाबुद्दीन हैरान रह गया। उसने हम्बीर राव जी के तलवार के बारे में सुना था, लेकिन आज उन्हें लड़ते देख वो डर गया था। कुछ ही पहर के बाद डर के मारे शहाबुद्दीन जंग छोड़कर भागने लगा। शहाबुद्दीन को भागता देख मुगल सैनिक भी कमजोर पड़ गए और वो भी भागने लगे। हम्बीर राव जी ने कुछ दूरी तक शहाबुद्दीन का पीछा किया और उसको रायगढ़ से खदेड़ दिया। इधर गांव में भी मुगल सैनिक हारने लगे। हम्बीर राव जी ने रूपा जी को एक सैनिक के साथ संदेश भेजा कि हम जीत चुके हैं, हमला रोक दो। शहाबुद्दीन भाग गया। ये सुनते ही गांव में जो मुगल सैनिक थे वो भी भाग गए। सभी मराठा सैनिक हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। हम्बीर राव जी के साहस और छत्रपति संभाजी महाराज की युक्ति ने स्वराज्य को बचा लिया।
इस घटना से ये पता चलता है कि फौज बड़ी होने से कुछ नहीं होता, जीतने के लिए लगता है जज्बा, विश्वास, साहस और अपने देश और महाराज के प्रति असीम प्रेम। वो कहते हैं ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। इस घटना के बाद भी हम बीरराव जी पूरी निष्ठा के साथ स्वराज्य की सेवा करने लगे। कहा जाता था कि हम्बीरराव जी के तलवार पे 6 चांदी के सिक्के थे। कहते हैं कि जिस योद्धा ने 100 सैनिकों को मारा है, उसकी तलवार पर 1 चांदी का सिक्का दिया जाता था।